गुड इवनिंग, नमस्कार। प्रिय मित्रों, फेसबुक लाइव में आप सबका स्वागत है। आज काफ़ी दिनों के बाद अवसर मिला है आपके साथ लाइव में बातचीत करने का, इसलिए जहाँ तक ये संदेश पहुँच चुका है कि आज लाइव चल रहा है, प्रयास कीजिए जल्दी से ज्वाइन कीजिए। ऑडियो और वीडियो आपको कैसे दिखाई दे रही है? जो लोग मुझे देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, ऑडियो और वीडियो आपको कैसे दिखाई दे रही है? जो लोग मुझे देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, ऑडियो और वीडियो आपको कैसे दिखाई दे रही है? जो लोग मुझे देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, कैसे दिखाई दे रही है? जो लोग मुझे देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं। क्योंकि आवाज़ आप तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो लोग मुझे देख पा रहे हैं, सबसे पहले अगर आपको ऑडियो और वीडियो स्पष्ट दिखाई दे रही है और सुनाई दे रही है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट लाइन में बता दीजिए। सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं वीरेंद्र नारंग जी। स्वागत है वीरेंद्र जी, जय माता दी। ऑडियो वीडियो आपको क्लियर है तो हम आगे बातचीत शुरू करेंगे। मनमोहन आचार्य जी, जय श्री कृष्णा। स्वाति अनेजा, हार्दिक स्वागत। धन्यवाद मनमोहन जी, ओके है लिखा है आपने भी, और वीरेंद्र जी ने भी लिख दिया था ओके है। तो आज हम फिर से जो आजकल ट्रांजिट चल रहा है ग्रहों का, जिसको हम गोचर कहते हैं ज्योतिष की भाषा में, उस पर बात करेंगे। और लाइव करने का अवसर काफ़ी दिनों के बाद मिला है, क्योंकि बहुत सारी व्यस्तताएं जो हैं वो कई बार रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब कर देती हैं, और पिछले कुछ दिनों से काफ़ी व्यस्तता चल रही है, इसलिए लाइव मिस हो जाता है। और कल भी बृहस्पतिवार है और कल माँ बगलामुखी जी की जयंती है, इसलिए संध्या समय माँ बगलामुखी जी के हवन यज्ञ में, उनके पाठ पूजन में बिज़ी होएंगे। तो मैंने सोचा आज ही आपसे ग्रहों के विषय में भी बात की जाए। और माँ बगलामुखी जी की जयंती है, जहाँ जहाँ पर भी आप लोग सुन रहे हैं, कल हर स्थान पर माँ बगलामुखी जी की पूजा होगी, पाठ होगा, हवन यज्ञ होंगे। कलयुग में माँ बगलामुखी जो हैं वो समझ लीजिए एक वरदान है हमारे लिए। ऐसा बहुत बार प्रयोग करके सिद्ध कर लिया है हमने अपने काफ़ी क्लाइंट्स के साथ, कि जब वो बड़े ही निराश हो जाते हैं, किसी ऐसे समय के कुचक्कर में फंस जाते हैं जहाँ से निकलना संभव नहीं हो पाता, तो फिर उन्हें माँ बगलामुखी की शरण में ही भेजा जाता है। आइए, जब तक हमारी थोड़ी स्ट्रेंथ बनेगी, माँ बगलामुखी के विषय में ही बात कर लेते हैं। माँ बगलामुखी त्रिजगता नक्षत्र स्तंभिनी, ऐसा रूप वर्णन किया हुआ है हमारे शास्त्रों में माँ बगलामुखी जी का, क्योंकि ये जो हमारी गुप्त महाविद्याएं हैं उनमें से एक हैं, अष्टम कहा जाता है इनको। और नक्षत्र स्तंभिनी का मतलब ये है कि जो ग्रहों की चाल होती है, नक्षत्रों की चाल होती है, अगर सही तरीके से कोई साधक मिल जाए या स्वयं साधना कर ली जाए, तो ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि उनके ऊपर, ये जो मैं रोज़ आपको बताता रहता हूँ ना, ग्रह आज वक्री हो गया, आज मार्गी हो गया, आज नीच हो गया, आज उच्च हो गया, उनके ऊपर इन नक्षत्रों की चाल का भी प्रभाव नहीं पड़ता। माँ बगलामुखी की जो साधना है, असल में ये तपस्या है बहुत बड़ी,
बहुत ही रेयर लोग मिलते हैं हमें, बहुत रेयर लोग जिन्हें मैं देखता रहता हूँ। हमारे बड़े बड़े संतों महात्माओं में से हैं, हमारे नेताओं में से भी हैं कुछ, कि माता बगलामुखी की जो हम कथा पढ़ते हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि लोगों के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर जो महान तपस्वी साधक हो जाते हैं, इन नक्षत्रों का, इन ग्रहों की चाल का प्रभाव नहीं पड़ता है। पर हम सब आम साधारण लोग हैं, हम तो माँ को प्रणाम करते हैं कि माँ हमारा भी ख्याल रखना, हम वैसे साधक तो नहीं हैं। तो बड़ा ही भाग्यशाली, परम भाग्यशाली दिन है कल। वैसे तो आज से ही शुरू हो चुका है, लेकिन कल सब जन माँ बगलामुखी जी का हवन यज्ञ करेंगे। और आप सब लोग भी जहाँ जहाँ पर भी आप हैं वहाँ वहाँ पर अपने निकट देखें कहाँ हो रहा है, ज़रूर प्रयास करें। हमारे लुधियाना में भी अभी अभी मेरे सामने हमारे प्रदीप ढल भाई साहब का मैसेज आ गया है, उसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए, कमेंट लाइन में ही है। माँ बगलामुखी धाम विकास नगर श्री गीता मंदिर में शाम 6 बजे से ये हवन यज्ञ शुरू कर दिया जाएगा और भजन संकीर्तन भी होगा और भंडारा भी होगा। और जो लोग उसके विषय में जानकारी चाहते हैं, प्रदीप भाई साहब का नंबर उसी में उन्होंने कॉन्टैक्ट में डाल दिया है, क्योंकि कुछ लोग अपनी तरफ से यज्ञ में भेंट डालना चाहते हैं। तो बहुत सारी वस्तुएं पड़ती हैं माँ बगलामुखी जी के यज्ञ में। हवन सामग्री पड़ती है, घी तो पड़ता ही है, कुछ अन्य वस्तुएं भी होती हैं, जैसे लाल मिर्ची से करते हैं कई लोग, काली मिर्ची से करते हैं। तो आप लोग प्रदीप ढल जी के मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने अभी अभी मेरे कमेंट लाइन में लिखा है कि 16 मई को हवन यज्ञ करवाया जा रहा है। और जो हमारा गीता मंदिर है, ये तो लुधियाना का एक बड़ा ही प्रमुख और पावन तीर्थ स्थान है, क्योंकि यहाँ पर शनि देव जी का जो रूप है, जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो मैं उनके साथ जुड़ा था। तो मुझे ऐसा लगता कि मैं बचपन से ही वहाँ से जुड़ा हुआ हूँ और ऐसी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं हमारी, मेरी खुद की और बहुत सारे मित्रों की, जिन जिन लोगों को मैंने वहाँ पर शनिदेव के साथ तेल अभिषेक के साथ जोड़ा या उपाय के माध्यम से जोड़ा, बहुत बहुत ही अद्भुत रिजल्ट हमें मिले हैं। लेकिन उसका कारण है कि जब वो मूर्ति की स्थापना की गई थी शनिदेव की, तो जो वास्तु का प्रबंध होता है शनिदेव के घर का, वो विशेष रूप से वहाँ पर ध्यान रखा गया है कि किस तरफ शनि भगवान का मुख होना चाहिए शनिदेव का, कि उस तरफ देखते हो तो शनिदेव की जो दृष्टि है, जिसका प्रभाव कभी कभी बड़ा भयंकर होता है, पर अगर वो वेस्ट साइड देखते हों तो शनिदेव की दृष्टि भी मधुर और कोमल हो जाती है। तो गीता मंदिर में वैसे ही वो मूर्ति स्थापना हुई थी और दाती महाराज ने करवाई थी। और कभी भी शनिदेव की आंखों के सामने जाकर खड़े नहीं होते, तेल अभिषेक नहीं करते, इसलिए विशेष प्रबंध है कि वहाँ पर पीठ के पीछे जाकर शनि महाराज को तेल अभिषेक किया जाता है। और दोनों तरफ बजरंग बली की स्थापना है, जो शनिदेव के मित्र भी हैं और शनिदेव के साथ उनका कुछ संबंध ऐसा भी है कि जो लोग बजरंग बली के साथ शनिदेव की पूजा करते हैं वो मुक्त हो जाते हैं कष्टों से। तो ये गीता मंदिर एक ऐसा तीर्थ स्थान है, वहाँ पर माँ बगलामुखी का जब आप रूप देखेंगे, कोई फ़ोटो अगर मेरे पास हुई तो मेरे पास बहुत सारी, मैं आप पोस्ट करूँगा। वो है ममतामयी रूप। बहुत सारे मंदिरों में मैं देखता हूँ कि माँ बगलामुखी का जो आक्रामक रूप है, जिसमें काले रंग का एक स्वरूप है और बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दे रही होती हैं, लेकिन गीता मंदिर में जो माँ का रूप है वो ऐसा ममतामयी रूप है कि वहाँ पर तो वैसे ही दर्शन से ही मैं समझता हूँ कि हमारी जो तकदीर खुल जाती है, हमारे नक्षत्रों की जो चाल है उसके ऊपर माँ नियंत्रित कर ही लेती होगी। ये माँ का जो भव्य रूप है, ममतामय रूप है, उसके दर्शन करने के लिए आप सब लोग कल जुड़ सकते हैं। तो एक और अभी मैसेज लिखा है प्रदीप जी ने, गीता मंदिर सभा ने सभी प्रकार की सामग्री का पैकेट बनाया है
जो कि लागत मात्र लिया जाएगा। माँ बगलामुखी की ममतामयी रूप का सुंदर मूर्ति 2012 में स्थापित की गई थी। तो आप लोग प्रदीप जी का मैसेज नीचे आप पढ़ रहे होंगे, उन्होंने एक अपना नंबर भी दिया है, आप उनके साथ संपर्क कर सकते हैं। तो ये कल का दिन बड़ा पावन है, प्रयास कीजिए, ज़रूर माँ के चरणों में अपना शीश झुकाइए। ये जो ग्रहों की बातें हम करते रहते हैं आपसे, एस्ट्रोलॉजर लोग, ज्योतिषी लोग, उनमें कभी कभी कुछ ऐसे योग बन जाते हैं ग्रहों के जो हमारे जीवन के लिए बड़े कष्टमयी होते हैं, बड़े ही दुखदायी भी होते हैं। थोड़ा सा मोबाइल को सेट कर लो। आजकल भी एक ऐसा योग चल रहा है जिसे अंगारक श्राप कहा जाता है। आजकल भी एक ऐसा योग चल रहा है कि माँ बगलामुखी अगर पलक झपक दे तो ऐसे अंगारक श्राप का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं आता। तो अंगारक श्राप क्या होता है ये आप समझ लीजिए, क्योंकि अब मैं प्रयास करूँगा कि अपने आप जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस समय मेरे सामने 15-20 लोग दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ लोग सामने दिखाई दे रहे हैं मुझे 15-20। अंगारक श्राप जो होता है वो मंगल और राहु के मिलने से बनता है, और इसका बड़ा ही भयंकर प्रभाव आता है, बड़ा भयंकर। मंगल जो है वो अग्नि का रूप है, ध्यान से समझ लीजिए, और राहु जो है उसका जब हम विश्लेषण करते हैं तो उपायों की सामग्री में कच्चा कोयला राहु को कहा गया है। अब जब कच्चा कोयला और अग्नि साथ मिल जाते हैं ना, तो बड़े भयंकर रूप से अग्निकांड हो जाते हैं। तो ये अग्निकांड जो है इस समय मीन राशि में चलता हुआ अंगारक श्राप उसके कारण हो रहे हैं। और लगभग जब भी हम सोशल मीडिया खोलते हैं तो सामने एक दो स्क्रॉल करने के बाद किसी न किसी शहर का अग्निकांड सामने आ ही जाता है। कल रात को तो देखकर बड़ा ही कष्ट हुआ, 2 अग्निकांड सामने आ गए। एक तो जो चिंतपूर्णी माँ के दरबार का रास्ता है, वहाँ का किसी ने वीडियो डाला हुआ था कि जंगल में आग लगी हुई है, मैंने भी शेयर किया था। और एक तो बहुत ज़्यादा दर्दनाक घटना थी कि खेतों में आजकल वो जला रहे हैं ना जो नाड़ होती है, उस आग में एक जिंदा शख्स जल गया, उसका शव वहाँ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तो ये अंगारक दोष होता है दोस्तों। हमारी कुंडलियों में भी शनि और मंगल या राहु और मंगल एक साथ हों तो ये अंगारक दोष ही होता है। इसका जो प्रभाव है वो लड़ाई झगड़ा जो लोग करते हैं, बहुत अधिक क्रोधित अवस्था में, जो अग्रेसिव मोड में रहते हैं, उनकी कुंडलियां ये वाली होती हैं जिनमें मंगल शनि या मंगल राहु होता है। एक न्यूज़ मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ी थी कि एग्ज़ाम में आजकल रिज़ल्ट आ रहे थे, एग्ज़ाम में नंबर कम आए और बाप और बेटा झगड़ पे, दोनों ने एक दूसरे पर गोलियां चला दी। देखिए, तो मैंने सोचा कि भाई इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर कुंडलियां हो फिर तो विश्लेषण हो जाता है, पर जो ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं इस न्यूज़ के कि नंबर कम आए, पढ़ाई के नंबर कम आए और बाप और बेटा दोनों ने एक दूसरे पे गोली चला दी, दोनों ने। तो ये अग्निकांड, गोली कांड, लड़ाई झगड़े, लूट कांड, ये सब कुछ जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ अंगारक दोष बन जाते हैं ना, इनके कारण से होता है। सो इसलिए आप लोग भी जब हमारे घरों में संतान पैदा होती है और उनकी कुंडलियों में ऐसे योग आ जाए तो विशेष रूप से उनका ध्यान रखें। जैसे आजकल जितने बच्चे पैदा हो रहे होंगे उनकी कुंडलियों में मंगल और राहु का ये अंगारक श्राप आना ही है।
क्योंकि ये गोचर में लगा हुआ है और 2 जून तक रहेगा। अब इसको थोड़ा थोड़ा आप नोट भी करते जाइए कि 2 जून तक मंगल और राहु एक साथ मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसे अंगारक श्राप कहा जाता है। अब जो जो बालक बालिकाएं इस अवस्था में पैदा हो रहे हैं, उनकी कुंडलियों में ये जन्म से ही बन गया है। और मैं उनके जन्म लेने से पहले बता देता हूँ, 2 जून तक ये सारे अग्रेसिव नेचर में आएंगे, क्रोधित नेचर में आएंगे। अब कुंडली के 12 घरों में किस भाव में आ गया, उसके साथ उनका क्रोध जुड़ा होगा। अगर तो लगन में आ गया पहले घर में, तो वो 24 घंटे गुस्से वाले होंगे। अगर दूसरे घर में आ गया मुख में, तो उनकी वाणी में क्रोध होगा। अगर तीसरे घर में आ गया पराक्रम में, तो वो बात बात पर मुक्का मारने वाले होंगे। अगर चौथे घर में आ गया सुख स्थान में मंगल राहु, तो वो अपनी माता के साथ ही झगड़ते हैं और वाहन बड़ी तेज चलाते हैं, सीढ़ियां बड़ी तेज उतरते हैं और चोट खा जाते हैं। ऐसे ही 5वें घर में मंगल राहु आ जाए, तो वो अपने प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में झगड़े होते हैं, बड़े एग्रेसिव, जो मर्डर तक चले जाते हैं। और 5वें घर को स्कूल कॉलेज तक माना गया, तो वो स्कूल में विद्यार्थी जीवन में लड़ाइयाँ लड़ते हैं। यही मंगल राहु 6ठे घर में आ जाए, तो शरीर की सर्जरी करवा देते हैं, निचले अंगों में नुक्स डाल देते हैं, नाभि से नीचे कहीं ना कहीं कट लग जाता है। और यही मंगल राहु 7वें घर में आ जाए, तो जीवन साथी के साथ, पति या पत्नी के साथ तलाक, मतभेद, जितनी भी घरेलू हिंसा होती है, मैंने देखा है। बहुत सारी कुंडलियां हम लोग स्टडी करते हैं, हमारे साथ बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनके जीवन में ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं। उनके मैरिज वाले घर में 7th हाउस में मंगल राहु होता है, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का कारण बन जाता है, तलाक का कारण बन जाता है। और पार्टनरशिप का भी वो घर माना गया है, जो 7वां घर होता है। तो वो जो अगर बिजनेस पार्टनरशिप हो, उसमें भी झगड़ा हो जाता है, अपने चाहे सगे भाई हो। 8वें घर में यही मंगल राहु हो, तो ये मृत्यु स्थान में बना हुआ मंगल राहु है, बड़ी कष्टमय स्थिति होती है 8वें घर में अगर मंगल राहु हो। हथियार से, अग्नि से, ऐसी कष्टमयी दर्दनाक स्थिति में कुछ ना कुछ अंत होता है कि बताया नहीं जा सकता। वो कुंडली की दशा अंतरदशा देखकर हम सतर्क कर देते हैं कि भाई ये मारक चल पड़ा है। ऐसे ही भाग्य स्थान में मंगल राहु हो, तो वो तो किस्मत को ही खराब कर देता है। वो 9वां घर होता है हमारी कुंडली का, और वो धर्म का घर भी होता है। मैंने देखा कि जिनके 9वें घर में मंगल और राहु है, वो सामाजिक या धार्मिक कार्य करते हुए भी उलझ जाते हैं दूसरों के साथ, क्योंकि वो 9वें स्थान में अंगारक दोष है। ऐसे ही ये मंगल और राहु अगर किसी के 10th हाउस में चला जाए, 10वें घर में, तो उसका अपने पिता के साथ तालमेल नहीं बनता, क्योंकि ये 10वां घर जॉब का भी होता है, उसका अपने बॉस के साथ भी तालमेल नहीं बनता, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। यही मंगल राहु अगर 11वें घर में चला जाए अंगारक दोष बनकर, तो हमारा जो धन है उसका नुकसान कर देता है, क्योंकि 11वें घर को हाउस ऑफ इनकम, लाभ स्थान, यश प्राप्ति का घर कहा गया है। ये उन सब का नाश कर देता है। और यही मंगल राहु अंत में 12वें घर में चला जाए, 12वें घर में, जो इस समय मेष लग्न वालों के 12वें घर में है, तो ये बहुत ही ख़राब माना गया। रात की नींद डिस्टर्ब कर देता है, बेडरूम में झगड़ा हो जाता है। अगर कुंडलियों में दशा अंतरदशा भी उसी को सपोर्ट कर दे, तो ये हॉस्पिटलाइजेशन, जेल यात्राएं करवा देता है, झगड़े करवा देता है। तो ये जो अंगारक दोष है इस समय इफेक्टिव है, 2 जून तक रहेगा, मीन राशि में चल रहा है। तो ये जो मैंने हाउसेस बताए हैं आपको, कोई हेल्थ का है, कोई वेल्थ का है, कोई सुख का है, वहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं अपने लगन अनुसार। बाकी मंगल जो होता है वो सगे भाइयों का ग्रह होता है, पक्के दोस्तों का ग्रह भी होता है। इसलिए अगर जिनकी कुंडली में मंगल ही खराब आ जाए राहु या शनि से, या नीच राशि में आ जाए कर्क राशि में, या 6ठे या 8वें या 12वें घर में आ जाए, तो उसका अपने भाइयों के साथ भी ज़्यादा अच्छा मधुर संबंध नहीं बनता। अपने दोस्तों के साथ भी उसका कोई ना कोई मतभेद, कोई लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। तो ये मंगल भाइयों का कारक ग्रह है।
इसको आप नोट रखें। और जो मैंने आपको बताया कि कल माँ बगलामुखी जी की पाठ पूजा हवन यज्ञ जयंती मनाई जाएगी हर स्थान पर। तो ये जो मंगल राहु जैसे भयंकर दोष आ जाते हैं, माँ बगलामुखी चाहे तो पलक झपक कर इन ग्रहों नक्षत्रों की चाल का स्तंभन कर देती है। लेकिन उसके लिए बड़ा ही अंदर से, इनर साइड से आपको एकदम सच्चा साधक, सच्चा भक्त बनना पड़ेगा। क्योंकि आजकल एक रिवाज चल पड़ा है कि अब ये सोशल मीडिया, ये रील्स, ये यूट्यूब, ये फेसबुक, ये छोटे छोटे क्लिप्स बताते हैं ये रोग शत्रु कर्जे को दूर करने वाली माँ है। और लोग एक दूसरे रिश्तेदारों के नाम लेकर उपाय करवाने आ जाते हैं, हवन करवाने, कौड़ा हवन करना जी, फलाना बंदा मैनू तंग करता है। तो ये बड़ी ही एक गलत धारणा चल रही है हमारे समाज में। हमारा सनातन धर्म बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ना ही हमारे कोई उपाय, कोई इलाज ऐसे हैं जो दूसरे की हानि करके हमारा लाभ करें। ये वो सिस्टम है एस्ट्रोलॉजी। मेरा आपने एक पॉडकास्ट भी सुना होगा, सोशल मीडिया पे चल रहा है। मैंने उसमें बताया था ये तो सिर्फ पिंड और ब्रह्मांड का तालमेल बनाने का एक सिस्टम है। अगर आपने वो तालमेल बना लिया तो सारी दुनिया वैसे ही आपके वशीभूत हो जाती है। वैसे ही आप परेशानियों से, रोग से, कष्ट से, कर्ज से मुक्ति पा लेते हैं, अगर आपको पिंड और ब्रह्मांड में तालमेल बनाना आ गया। ये बस इतना छोटा सा काम है एस्ट्रोलॉजी का। इसको बहुत ज़्यादा मिसगाइड करके, मिसकंसेप्ट बना के, तरह तरह के टोटके, पता नहीं क्या क्या फालतू रील्स में देखता रहता हूँ। छोटे छोटे क्लिप्स बना रहे हैं, ये बांध लो, ये घुमा दो, ये जला दो, ये बहा दो। ये बहुत ही प्यारी एक हमारी स्टडी है। तो इस स्टडी को आपको समझ लेना चाहिए। और फिर आप अंदर से क्या हैं ये आपको ही पता चल जाएगा आईने के सामने खड़े होके, कि अगर आपने सही तरीके से तालमेल कर लिया तो आपको धीरे धीरे परेशानियों से मुक्ति मिलती है। अगर आप अपने लगन अनुसार सब कुछ समझने के बाद भी सेटअप नहीं कर सके तो फिर कहीं ना कहीं कमी अभी भी है, और उस कमी को आपको ही दूर करना है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने या वैद्य ने तो नाड़ी पकड़नी है, चेक कर लेना है वात है, पित्त है या कफ है, और हमने ये देख लेना है देव लगन है या दैत्य लगन है। और कैसे देव लगन या दैत्य लगन को तालमेल बनाना है, हमने तो कलर थेरेपी बता देनी है, सारी डोनेशन थेरेपी बता देनी है। और वैद्य ने भी बता देना है वात है या पित्त है या कफ है, इसमें से किसको आपको त्याग करना है, किसको आपको ग्रहण करना है। अगर वो सब कुछ करने के बाद परेशानी आ रही है ना, तो समझ लीजिए साथ में दवा भी खा रहे हैं और साथ में दारू भी पी रहे हैं। तो दवा हो जाती है बेअसर, और दारू तो राहु होती है, शनि का बिगड़ा रूप होता है, वो हो जाती है खराब असर। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? मुझे अपना दूसरा मोबाइल खोल के चेक करना पड़ता है। भयंकर यस, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अलका जी, अंजू जोशी जी, नरेंद्र जी। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए ऑडियो वीडियो क्लियर है तो परफेक्ट है ना, फिर मैं साथ में कुछ ना कुछ इशारा करते रहा कीजिए। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग लिख रहे हैं। नीरू शर्मा जी, जय सिया राम, राजीव कालिया जी, और राजेंद्र संधू जी, नीलम शर्मा जी, आप सबका शुक्रिया जो लोग देख रहे हैं और इसको समझे जो मैं बताने का प्रयास करता रहता हूँ। ठीक है।